जय हिंद साथियों और नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, किसी भी प्रकार का अनसिक्योर लोन डिफॉल्ट करने पर अधिक से अधिक क्या हो सकता है और बैंक ज्यादा से ज्यादा आपका क्या उखाड़ लेगा। जी हाँ, आज का वीडियो जो है, आज हम लोग आप लोगों को समझाने वाले हैं कि किसी भी कारणवश, किसी भी आर्थिक तंगी की वजह से, आपकी जॉब जाने की वजह से, बिजनेस लॉस होने की वजह से, या फिर कोई भी किसी भी प्रॉब्लम की वजह से अगर आपका लोन डिफॉल्ट होता है या फिर होने वाला होता है, तो आपके साथ क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं और आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहले तो। अब सबसे पहले तो मैं आप लोगों का एक टॉपिक क्लियर करने वाला हूँ, ये अनसिक्योर और सिक्योर लोन को लेके, ठीक है? जिन-जिन भाइयों को इसके बारे में पता है, उनके लिए बहुत बढ़िया बात है, रिवीजन हो जाएगा। बट जिनको नहीं पता, तो अनसिक्योर लोन वो लोन होते हैं जिन लोन के अंदर आपने किसी भी प्रकार की बैंक को कोई गारंटी नहीं दे रखी, मतलब ना तो कोई मॉर्गेज दे रखा है, ना कोई गोल्ड दे रखा है, ना कोई किसी प्रकार की कोई चीज़ दे रखी है। जैसे कार लोन जो होता है वो एक तरीके से सिक्योर लोन होता है, मॉर्गेज लोन सिक्योर लोन होता है, होम लोन सिक्योर लोन होता है, गोल्ड लोन सिक्योर लोन होता है, ठीक है? सिर्फ़ उन्होंने आपकी सैलरी देखी और आपको लोन दे दिया, ठीक है? इसको अनसिक्योर लोन कहते हैं। अगर किसी भी प्रकार से आपका ये अनसिक्योर लोन डिफ़ॉल्ट हो जाता है, तो बैंक के पास अपना पैसा वापसी लेने के लिए कोई भी साधन नहीं होता, जेनुइनली अगर कहा जाए, सिर्फ़ 2-3 चीज़ों को छोड़ के। अब लोन डिफ़ॉल्ट होने पर क्या बैंक सबसे पहली चीज़ क्या करेगा? तो देखो, सबसे पहली चीज़ बैंक डिफ़ॉल्ट होने पे ये होगी कि आपका सिविल होगा खराब। जी हाँ। अब मेनली ज़्यादातर जो लोग होते हैं, वो यहीं पर डर जाते हैं, यहीं पर रुक जाते हैं। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको सिविल और अपनी जान में से एक चीज़ बचानी है, तो एक ही चीज़ बचा पाओगे। मैं आपको एक लाइव एग्ज़ाम्पल दूँगा हमारे ही एक सब्सक्राइबर का, ठीक है? तो पिछले क्या हुआ था कि साल भर की स्टोरी मैं उनको समझाना चाहता हूँ। तो साल भर पहले उन्होंने हमसे कॉल बुक करी थी। दिल्ली के ही वो रहने वाले थे। दिल्ली में सुल्तानपुरी एक जगह है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है? तो वहाँ के वो रहने वाले थे। अब जब वहाँ के रहने वाले थे, तो उनके कुछ मल्टीपल लोन्स हो गए थे, ठीक है? अब वो हमसे जुड़े, कॉल बुक करी, तो कॉल बुक करके बताया कि सर इतना-इतना लोन हो गया है, भरने का कोई साधन दिख नहीं रहा है, ठीक है? मेरी सैलरी 30,000 रुपए है, यही इसी में से मेरे को घर का खर्चा चलाना होता है, लेकिन जो ईएमआई वगैरह है वो सब जोड़-जाड़ के 70,000 प्लस की जा रही है। तो मैं कैसे भरूँ? तो मैंने उन्हें सीधा ऑप्शन ये दिया कि अब आप लोन वगैरह नहीं भर सकते हो, आप ईएमआई डिफ़ॉल्ट करो, आगे चल के साल, डेढ़ साल बाद इसकी सेटलमेंट कर लेना, पैसा-वैसा जोड़ के, ठीक है? बट वही बात है कि जो एक आम आदमी होता है, वो बेचारा सोचता है कि यार इन सब लफड़ों में क्यों पड़े। तो उन्होंने कहीं से पैसा उधार लेके, कहीं से ज़ेवर बेच के अपनी बीवी के लमसम 2-4-5 महीने ईएमआई पे कर दी। लेकिन अब 2-4-5 महीने बाद उनकी हालत ऐसी हो गई कि वो उनका घर का खर्चा, जो उनका रूम का रेंट है, वो भी नहीं जाने के लिए उनके पास पैसे बच रहे थे। ठीक है? मैंने बात करी, मैंने उन्हें समझाया और मतलब कॉल पे इतना ज़्यादा रो रहे थे वो। उन्होंने बोला कि सर, अगर मैंने 4 महीने पहले करा होता तो कम से कम मुझे खाने के लाले नहीं पड़ते। समझ रहे हो? और मेनली यही होता है एक्चुअली में, समझ रहे हो? ज़्यादातर जो लोग हैं अपने 5 लाख का लोन जो है ना, उसको डिफ़ॉल्ट ना करने के चक्कर में 50 लाख का लोन अपने ऊपर करवा लेते हैं। 5 का भरने के लिए 5 का और लेते हैं, फिर 10 का भरने के लिए 5 का और लिया जाता है, फिर 15 का भरने के लिए 10 के कार्ड यूज़ करे जाते हैं, फिर 5 का लोन, और ऐसे कर के साल भर में, 2 साल में, 5 साल में कब उनका 50 लाख का लोन बैठ जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता, ठीक है? देखो, ऐसा नहीं है कि सिविल आपका एक बार खराब हो जाता है तो आपका ठीक कभी नहीं हो सकता। हर 3 साल बाद सिविल की विंडो चेंज होती है, मैं वीडियो बनाता रहता हूँ कि सिविल को भी कैसे ठीक करा जाए, सिविल भी बाद में सेटलमेंट के बाद आप लोग अपना ठीक कर सकते हो, ताकि सिक्योर लोन्स और बाकी लोन्स मिलने में आपको आसानी रहे। और वैसे भी अगर आपका लोन डिफ़ॉल्ट हो रहा है ना, तो मेरा मानना यही है कि साल, 2 साल, 3 साल आप इन लोन के चक्करों से दूर रहो, ठीक है? जो भी आपकी कमाई हो रही है उसी में खर्चा चलाओ, उसी में काम चलाओ, ठीक है? अब जब सिविल की प्रॉब्लम से आप दूर हट चुके हो, तो आपको रिकवरी वाले, जो इनके चौन्नी साहब रिकवरी एजेंट है ना, ये आपको डराने की ट्राई करते हैं, कॉल के माध्यम से या होम विजिट के माध्यम से। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, दोनों से ही आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। कॉल पे आप इनको हड़का सकते हो आराम से, ठीक है? अगर ये आपको 1 गाली देते हैं, तो आप इनको 10 गाली दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? और कॉल्स भी रुक जाते हैं अगर आप लोग कंप्लेंट टाइम टू टाइम करते रहते हो। जैसे कंप्लेंट ट्वीट के द्वारा करते रहते हो, ट्विटर के द्वारा, ठीक है? आप लोग मेल वगैरह करते रहते हो बैंक बैंक को, और उसके बाद 30 दिन के बाद
आरबीआई को कंप्लेंट कर देते हो तो आपकी कॉल्स और विजिट वगैरह रुक जाएगी, उतनी डरने वाली बात नहीं है। और अगर विजिट एक आधी आ भी जाती है आपके सामने तो आप उससे उसका आईडी कार्ड, ऑथराइजेशन लेटर और डीआरए का सर्टिफिकेट मांगो, नहीं दिखाता है तो लात मार के साले को भगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। डरने घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। सीधे कह दो मैं बात नहीं करूंगा, चल आप में पैसे नहीं भरता, मैं आगे चल के साल भर के बाद सेटलमेंट करूंगा इसकी, सीधी सी बात है। अगर नहीं जाता, ज्यादा आपको प्रॉब्लम परेशानी दे रहा है, अपने जेब से अपना फोन निकालिए, उसके सर पे लगाइए वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए और उससे सारी चीजें मांगिए और उसको भगा दीजिए। फिर भी नहीं मांगता तो आप 100 नंबर भी डायल कर सकते हो। पुलिस के आने से पहले ये ऐसे 9-2-11 होंगे जैसे गधे के सर से सींग, ठीक है। अब जो मेनली ज्यादा बंदे हैं वो ये लोग पूछते, हाँ कई लोग ये भी पूछते हैं कि सर मैं रिकवरी वालों का ऐसे फेस नहीं कर सकता, तो इनको रोकने का वैसा ही कोई तरीका है? तो हाँ भाई, तरीका ऐसा भी है कि आप लोग क्या है कि आरबीआई में बार बार कंप्लेंट करके भी विजिट रोक सकते हो, कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। थोड़े प्रूफ वगैरह लगते हैं, हो जाता है काम, उतना डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आ जाती है लीगल नोटिस पे बात कि भाई साहब लीगल नोटिस पे बहुत ज्यादा डराया जाता है लोगों को। देखो 90% जो लीगल नोटिस आज के टाइम पे आता है, ठीक है, जो जेन्युइन नोटिस है उनकी बात नहीं कर रहा, फेक नोटिस बहुत ज्यादा आते हैं। जैसे आपको व्हाट्सएप पर कोई स्टैम्प पेपर वाला नोटिस बना के भेज दिया, मैसेज भेज रहे हैं कि भाई साहब आपके खिलाफ दिल्ली के हाई कोर्ट में केस लग गया है, ठीक है, गुजरात पुलिस से हम बात कर रहे हैं। ये सब ऐसे तरीके के जो है वो बिल्कुल फेक होता है। जो एक नोटिस होता है उसको चेक करने का यही तरीका है, या तो वो बैंक के लेटर हेड पे आया होगा या तो जो एडवोकेट होगा उसके लेटर हेड पे आया होगा, वहां साइन होगी, मोहर होगी, सारी चीजें होंगी, सारी डिटेल आपकी पड़ी होंगी, पूरा कॉन्टेक्स्ट लिखा होगा किस चीज का नोटिस है किसका नहीं है, ठीक है। अगर आपको किसी प्रकार का भी लीगल नोटिस रिसीव होता है और आप सबसे पहले तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, डिफॉल्ट में मेरे से एक चीज मिस हो गई कि आपका अगर डिफॉल्ट होने वाला है, ठीक है, या फिर हो चुका है, तो आप लोग प्रायर नोटिस जरूर भेजो, ठीक है। प्रायर नोटिस आप लोग भेजोगे तो आपकी आधी प्रॉब्लम वैसे ही कम रहेगी, ठीक है। आपको कंप्लेंट करने में आसानी रहेगी, आपके ऊपर केसेस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, तो उतनी डरने घबराने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, समझिए। अब अगर लीगल नोटिस आपको रिसीव भी हो रहा है, आप उसका रिप्लाई लिखवाओ, बात वहां पर खत्म हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। चाहे फिर आर्बिट्रेशन का नोटिस हो, सेक्शन 25 का हो, चेक बाउंस का हो, कोई डिमांड नोटिस हो, कोई रिकॉल नोटिस हो, कोई लास्ट वार्निंग नोटिस हो, बस उसको चेक करवाओ। अगर वो जेन्युइन नोटिस है, अगर उससे कोई दिक्कत हो सकती है तो आप उसका रिप्लाई बाकायदा माध्यम से करवाइए लीगल फॉर्म में, और फिर आपको दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी नहीं आएगी। आपकी 90% जो प्रॉब्लम है ना वो वहीं के वहीं खत्म हो गई, ठीक है। कोई उतनी दिक्कत नहीं, कोई उतनी प्रॉब्लम नहीं, ओके। अब एक चीज और है जो कि लोगों को बहुत ज्यादा डराया जाता है, जिनके पास मान लो जिन्होंने चेक दे रखा है या फिर सेक्शन ईसीएस लगा रखा है, ठीक है, तो लोग बहुत ज्यादा डरते हैं कि सेक्शन 25 का या फिर ईसीएस बाउंस का केस कर देंगे तो क्या होगा। तो देखो उतने डरने की जरूरत नहीं। अगर आपको समन रिसीव हो रहा है कोर्ट से, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना लॉयर करिए, लॉयर को वहां पर जो भी स्टेट में है वहां पर आपका लॉयर रहेगा, वहां पर जाके डेट वगैरह लेके, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सेम डे बेल ऑफेंस है आपका, वहां पर बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। केस चलता रहेगा, एट दी एंड सेटलमेंट हो जाती है। आपका मान लेते हैं कि 10 लाख का लोन है, 10 से 15% मतलब लाख 1.5 लाख रुपए में आपका सेटल हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका लाख रुपए का लोन है तो 10 से 15 हजार में सेटल हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो उतना डरने वाली बात नहीं है, सेम डे बेल ऑफेंस है ये, हाँ ठीक है। और जो लोग बोलते हैं कि खर्चा होता है या फिर वो होता है फलाना ढिमका ना, तो भाई आप अपना केस खुद भी जाके लड़ सकते हो वहां पर जाके, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपको बजट का इतना इशू है तो आप वहां पर चले जाओ, सीधी सी बात है, और वहां खुद भी पेश हो सकते हो, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो जाके कि भाई साहब देखो मेरे को ये दिक्कत परेशानी, इस वजह से मैं पैसे वगैरह भी फिलहाल में पे नहीं कर पा रहा। जज साहब इतने जानकार हैं कि उनको पता है कि भाई कोई लोन पीड़ित है जिस लोन के पैसे नहीं भर पा रहा, वो क्या ही कर पाएगा, समझ रहे हो। तो वो अपने आप ही रिलीफ करवा देता है, सेटलमेंट वगैरह करवा देता है, इतनी दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब एक टॉपिक है कि अगर मान लो हम लोगों को इन सब में नहीं पढ़ना और अपने आप ही सेटल कैसे करवाएं, कम से कम डिस्काउंट किस प्रकार से अनसिक्योर लोन के अंदर हम लोग ले सकते हैं। तो देखो एक टाइम लाइन होती है कि आपका 90 दिन के बाद आपका होगा राइट ऑफ, सॉरी सॉरी आप लोगों के लिए, 90 दिन के बाद आपका लोन हो जाएगा एनपीए, ठीक है। अब ये एनपीए क्या होता है? एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब ऐसा लोन जिससे आप कोई प्रॉफिट बैंक को नहीं हो रहा है, ठीक है। एनपीए के बाद हर एक बैंक सेकंड की तैयारी करना स्टार्ट कर देता है। वो आपको 10 एनपीए के बाद लेकिन आपको अच्छा ऑफर नहीं मिलेगा, आपको 50% तक का ही ऑफर मिलेगा, 50%, 40%, 30%। अगर आपको 10 से 20% के बीच में सेटलमेंट करवानी है ना,
तो आप आराम से राइट ऑफ तक का वेट करो। राइट ऑफ 6 से लेकर 9 महीने तक होता है, ठीक है। कोई बैंक 6 ही महीने में कर देता, कोई बैंक 9 महीने तक करता है, ठीक है। राइट ऑफ के बाद आपका जो लोन है वो विंटेज में चला जाता है, और विंटेज में जाने के बाद आपको बहुत ही अच्छे ऑफर्स मिलने लगेंगे, ठीक है। आप चाहो तो रिकवरी एजेंट के द्वारा अपनी सेटलमेंट करवाओ, वरना आप बैंक को एक लेटर भी लिख सकते हो। लेटर में अपनी सारी डिमांड डाल दो कि भाई मेरा इतने का लोन है, मैं 10% मतलब इतने में करना चाहता हूँ, ये चीजें है, उसको मेल कर दो, उसको बैंक को आप पोस्ट करवा दो, बात वहां पर खत्म हो जाएगी। आपको लेटर मिल जाएगा, आपकी सेटलमेंट हो जाएगी। ऑनलाइन तरीके से सेटलमेंट करनी होती है, पहले किसी को भी पैसा नहीं देना होता है, तो डरने घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो साथियों, ये करने के बाद आपको जैसे ही आपकी सेटलमेंट हो जाएगी, आपको एनओसी मिल जाएगी 7 से लेकर 14 दिन के बीच में, और आपकी बात खत्म हो जाएगी वहीं पर, ठीक है। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर और कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी आपको आ रही है तो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। जय हिंद सभी भाइयों को।